तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं दो चीज़ें, मोटा मोटी डिस्कस करते हैं। एक तो डेली जो इकोनॉमी न्यूज, ये मॉर्निंग में हम इसको डिस्कस करते हैं। ये तो हमारा काफ़ी दिनों से कंटिन्यू चल रहा है। आप आराम से इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पिछले काफ़ी लगभग 1 मंथ से इसको मैंने कंटिन्यू कर रखा है और आगे भी इसको, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ इसमें बीच बीच में कंसेप्ट टॉक की बात करते हैं, जो हालांकि डेली इकोनॉमी तो न्यूज से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम कुछ इसमें चैप्टर का भी डिस्कस करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था डिटेल में। दोस्तों आप लोगों ने अगर इसको वीडियो देखे होंगे तो हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में कंसेप्चुअली क्लियरिटी के साथ में इसको क्लियर किया था। एक एक चीज़ मैंने बता दी थी। तो इससे क्या होगा, अब आपको आगे का चैप्टर पढ़ने में बहुत सुविधा होगी। अगर आपका जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन का, वो आपने अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको आगे जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उसको समझने में ईजी होगी आपको। तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे हमारे सिलेबस की तरफ। जो चैप्टर 2 है, आप कोई भी एग्जाम में चल जाओ, दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता इकोनॉमी का जिसमें ये चैप्टर नहीं आए। बेसिकली ये चैप्टर है नेशनल इनकम। आप लोगों ने जीडीपी सुना होगा। जीडीपी शब्द का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है इकोनॉमी की दुनिया में। तो जीडीपी क्या है, बेसिकली नेशनल इनकम ही है। तो नेशनल इनकम कह दो या इसको नेशनल प्रोडक्ट कह दो, इन दोनों में अंतर भी देखेंगे। लेकिन मोटा मोटी जो पहला चैप्टर होता है वो नेशनल इनकम का होता है, जिसको 4 चीज़ों में हम बांटते हैं: जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। ऐसा होता है। नेशनल इनकम को बेसिकली 4 चीज़ों में होता है: जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। तो ये सब के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन समझ नहीं पाते होंगे। तो आज हम इसको ऐसे पूरी पिक्चर बनाएंगे, ऐसे पूरी पिक्चर सेट करेंगे कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं भविष्य में। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारा टॉपिक की तरफ। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों क्यों इसको पढ़ना पड़ रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है ना कि भाई इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों, कि स्टार्टिंग यहीं से हो रही है। चैप्टर नंबर 2 यही है, नेशनल इनकम। तो इसके बारे में हम पूरी कहानी देखेंगे। मैं आपसे इकोनॉमी का क्या उद्देश्य है, इकोनॉमी का उद्देश्य होता है, देखो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसका ऑप्टिमम उपयोग करना है, जिससे क्या हो, मनुष्य का जीवन जो लाइफ स्टाइल है वो बढ़िया से बढ़िया बन सके, आम आदमी गरीब की गरीबी दूर हो सके, अच्छा जीवन स्तर जी सके। यही इकोनॉमी का उद्देश्य होता है। इकोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ने का उद्देश्य यही तो है कि जो नॉर्मल मैन है, कॉमन मैन है, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो सके, अच्छा हो सके। कोई गरीबी पॉवर्टी में तो वो गरीबी दूर हो सके, कोई बेरोजगार है तो उसको रोजगार मिल सके। इस प्रकार से जिसकी इनकम कम है उसकी इनकम बढ़ सके, यही इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैं बात करूंगा 3 आदमी है। सपोज करो एक विलेज है, ये एक विलेज था, गांव। विलेज का नाम कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड करके नाम। ये एक फार्मर है, ये बी फार्मर है। इसके 10 बीघा लैंड है, इसके हो सकता है 50 बीघा लैंड हो। कौन सा किसान अमीर है? मुझे तो एक बार बता दो, गांव में या सिटी में कहीं भी कोई आदमी गरीब है अमीर कैसे डिसाइड होती है? वो तो पैसा वाला है, वो गरीब है। सिंपल सी बात। मुझे तो आप यहाँ बता दो कि ए और बी में से कौन पैसे वाला गरीब है, कौन पैसे वाला है। तो आप में से 99.99% लोग कहेंगे कि 50% बीज आदमी है ना, ये ज्यादा रिच होना चाहिए सर। ऐसा क्यों? ऐसा आपने कहा कि इसकी जमीन ज्यादा है। तो भाई जमीन ज्यादा से क्या हुआ? भाई जमीन ज्यादा होगा तो इसके यहाँ प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। 50 बीघा जमीन में ज्यादा वीट प्रोडक्शन होगा, ज्यादा सोयाबीन पैदा होगी, ज्यादा मस्टर्ड पैदा होगी, सरसों पैदा होगी, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होने से क्या होता है? प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उसको मंडी में बेचेगा और फिर उसकी इनकम होगी ना, वो ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी। ये कम बीघा जमीन है बेचारे के पास में, तो इसका प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इसकी इनकम भी कम होगी। जब इसकी इनकम कम होगी तो इसका जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल तो बहुत कम रहेगी। तो ओवरऑल कौन पैसे वाला बनेगा? तो बी आदमी पैसे वाला बनेगा। ऐसे दोस्तों अगर मैं देशों की बात करूं, कंट्री की बात करूं, ये कोई ए कंट्री है, कोई बी कंट्री है, कोई सी कंट्री है, तब आप कैसे कहोगे कौन सा देश पैसे वाला है? तब आप कहोगे सर इसमें तो क्या करना, मोटा मोटी हमको प्रोडक्शन चेक करना पड़ेगा, कितना प्रोडक्शन है। तो भाई वहां तो केवल मैंने एक एग्रीकल्चर फार्मर किसान का एग्जाम्पल लिया था। तो लेकिन आपको जानते हो इकोनॉमी कई सारे सेक्टर होते हैं, क्योंकि किसान है थोड़े, बिजनेसमैन भी है, इंडस्ट्री भी है, सर्विस सेक्टर भी है। तो प्रोडक्शन की गणना करो, किसकी? एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन हुआ, इंडस्ट्री सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ, सर्विस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ। यहां पर जाहिर सी बात है, 2 जगहों पर तो गुड्स की प्रोडक्शन होता है, ठीक है, यहाँ सर्विस का होगा। अब इन सबको जोड़ लो, कितना प्रोडक्शन होगा उसका क्या करो, उसका पैसा निकाल लो, इनकम।
तो इसको क्या कहेंगे, इसको ही दोस्तों देश की नेशनल इनकम कहते हैं। जैसे एक आदमी की इनकम मैंने बताई, एक फार्मर की, ऐसे अगर पूरे देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है सबको कैलकुलेट कर दो तो उस देश की नेशनल इनकम कहलाती है, मोटा मोटी के लिए आप ध्यान रखो। ऐसे बी देश के लिए निकालेंगे, ऐसे सी ए के लिए निकालेंगे। अगर यहाँ 100 है, यहाँ 200 है, यहाँ 500 है, तो ये 500 वाला ज्यादा देश थोड़ा पैसा वाला होना चाहिए। अमेरिका क्यों दुनिया में इतना पावरफुल है, क्योंकि अमेरिका की नेशनल इनकम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है पिछले कई 100 साल से, तो इसलिए वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। अब जहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होगा वहां लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलेगा, वहां के लोगों की इनकम भी ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो उन लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। ठीक है, मोटा मोटी बात समझ गए आप, कंसेप्चुअल। ठीक है बात, ये नेशनल इनकम इसको कहते हैं, यही इसी को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, जीडीपी थोड़ा सा डिफरेंस होता है टेक्निकल, लेकिन मोटा मोटी आप एक कंसेप्चुअल के रूप में समझ गए क्या। तो अब इंपॉर्टेंट ये बात है कि भाई नेशनल इनकम को जानना क्यों जरूरी है। भाई जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पहले वर्तमान में हमारे पास क्या है इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर कोई कंट्री है ये डेवलपमेंट करना चाहता है, भाई इंडिया है डेवलपमेंट करना चाहता है, तो प्रेजेंट टाइम पर क्या कंडीशन है, प्रेजेंट टाइम पे उस देश की क्या कंडीशन है, कितना उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, क्या स्टेटस है, ये जानना आवश्यक है। तो अगर वर्तमान टाइम में हमको नेशनल इनकम पता चल जाए, कैलकुलेट करें, तब फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें आगे ग्रोथ कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों वर्तमान में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनसे कितना प्रोडक्शन हो रहा है देश को, उसके बारे में जानना जरूरी है, ताकि आपको अपनी एसेट पता लगी रहे, जिससे क्या होगा उसका ऑप्टिमम यूज करके हम आगे बढ़ सके। तो यही नेशनल इनकम का कंसेप्ट होता है दोस्तों। किसी राष्ट्र में जितने भी रिसोर्सेज है ना, कि ऑप्टिमम यूज इन लोगों को मिलने वाले जो इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में पता लगाने के लिए इन कंसेप्ट का अध्ययन किया जाता है। फिर राष्ट्र के पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, कि उनका उपयोग कैसे हो रहा है, ऑप्टिमम जीडीपी है नेशनल इनकम है तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये जिससे ताकि क्या हो, पब्लिक का वेलफेयर हो, इकोनॉमिक वेलफेयर हो, पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, उनकी इनकम सुधरे, यही तो हमारा उद्देश्य है। तो इन सब के लिए एक कंसेप्ट आता है नेशनल इनकम का या प्रोडक्ट का। संसाधनों के कुशलतम आवंटन से लोगों की कल्याण में वृद्धि होती है। भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, अब इसका ऑप्टिमम यूज करो, बेस्ट से बेस्ट यूज करो। भाई कोई आदमी कहता है कम पैसा, लेकिन कम पैसे में कोई बढ़िया काम करता है, ज्यादा पैसे में भी बढ़िया काम नहीं कर पाता। तो ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, उससे बेस्ट उपयोग करो ताकि पब्लिक का वेलफेयर हो सके। यहाँ तक बात समझ लो। अब नेशनल इनकम को 4 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इन चारों में छोटा छोटा एक अंतर है, उसको हम ढंग से देखेंगे दोस्तों। ये डायग्राम हम समझ के एक बार आपको जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी, ये 4 बेसिकली नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 टूल या कहते हैं 4 प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जीडीपी के टर्म में, जीएनपी के टर्म में, एनडीपी के टर्म में, एनएनपी के टर्म में। इनमें क्या बेसिक अंतर है, तो यहाँ पर होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं अभी 1 मिनट के लिए लिख रहा हूँ, आपको इसको कंफ्यूज मत हो ना, मैं अभी सिंपल सा बात बता दूंगा। सॉरी, माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस डेप्रिसिएशन, ये हमारा चार्ट है बेसिकली मोटा मोटी, ये हमने यहाँ इसको यहाँ पे बना रखा। अगर ये चार्ट समझ गए तो आपको पूरा चैप्टर 2 क्लियर हो गया, फिर कुछ बचता है नहीं इस चैप्टर में चार्ट के बारे में। तो मैं प्रयास करता हूँ कि आपको मैं चार्ट समझा पाऊँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों बात करेंगे जीडीपी की। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी होता है नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया नेशनल इनकम को 4 प्रकार से दिखा सकते हैं। अब अभी मैं इनका डिफरेंस समझाऊंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आप सही बोल रहे थे। तो जीडीपी होता है बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुछ लोग इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो एक तो इससे क्या चीज पता चल रही है कि प्रोडक्ट है, कुछ उत्पादन हो रहा है। तो मैंने अभी एक किसान के उससे बताया था कि आपको वो जितना एक उसमें पैदा करता है वो उसकी क्या साल भर की इनकम है। ऐसे देश दोस्तों किसी भी कंट्री में, कोई भी कंट्री में आप जानते हो जो कुछ उत्पाद पैदा होते हैं, प्रोडक्शन होता है, तो जो फाइनल प्रोडक्शन होता है ना, फाइनल प्रोडक्ट, सॉरी इसको मैं 1 मिनट राइट डाउन कर रहा हूं, फिर आप इसको समझ सकते हो। अगर मैं जीडीपी की परिभाषा बताऊं तो किसी भी देश में, कोई भी देश हो सकता है, वो हर देश में जीडीपी का कंसेप्ट तो कॉमन है। ठीक है, मैं उत्पादित, किसी भी देश में उत्पादित जो अंतिम वस्तुएं सेवाएं हैं, अंतिम वस्तुएं एंड सेवाएं हैं, उनका मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाती है, उनको पैसे में बदल लो तो वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है।
अब भी आप लोगों को कईयों को समझ में नहीं आ रहा होगा, अब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब एक ये देश है, ये देश इंडिया है। अब मैंने बताया था आपको नेशनल इनकम क्या होती है, बेसिकली पूरा देश में जो जितनी भी चीजें प्रोडक्ट होती है ना, प्रोडक्शन होती है साल भर में, वही जीडीपी है। तो किसी भी देश में, तो ये देश मान लिया हमने इंडिया में, एक निश्चित समय अवधि, फिक्स टाइम, सामान्य इसको एक साल में मानते हैं रिकॉर्ड के लिए, सामान्य इसको कितना होता है एक वर्ष में, ठीक है। तो एक साल के अंदर अंदर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। किस किस का हो सकता है, गुड्स का, सर्विसेज का। तो किसी भी देश में दोस्तों एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित जो वस्तुओं सेवाओं का, इसका मॉनेटरी वैल्यू को क्या कहते हैं, इसकी मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। अब आप और कंफ्यूज हो रहेंगे, उसको और डिफाइन करेंगे हम। बेसिकली फाइनल प्रोडक्शन होता है कैसे, अब ये बताओ, ये हमारा भारत मान है, ठीक है, इंडिया, मैंने बताया फिक्स टाइम में, तो कितना, एक साल में, ठीक है, एक साल में प्रोडक्शन हो रहा है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। इसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या, इसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालो, उसको क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। फिर मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। ये इंडिया है, इस इंडिया में आप लोगों को पता है सेक्टर्स में 3 सेक्टर होता है मोटा मोटी। कुछ एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हुआ होगा, तो जितना भी पूरा भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, सपोज करो वो निकाल लिया 1 लाख रुपए का हुआ, ठीक है। कुछ इंडस्ट्री सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ होगा, इंडस्ट्री सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ होगा, कुछ सर्विस सेक्टर में हुआ होगा। सपोज ये 2 लाख था, ये 4 लाख था, तो इसको जो ये 7 लाख की वैल्यू हुई ना, उसको क्या कहते हैं, उसको जीडीपी कहते हैं। मतलब जीडीपी का सिंपल सा एक लाइन में मतलब होता है पूरे देश में एक साल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। मैंने किसान से बताया, जिस किसान के पास ज्यादा जमीन थी उसको साल भर में प्रोडक्शन ज्यादा था, इसलिए वो अमीर था। ऐसे ही एक देश में साल भर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसको उस देश की जीडीपी कहते हैं। अब इसमें कई सारी टर्म आती है, जो जीडीपी में कई सारी टर्म आती है। एक तो आता है फिक्स टाइम, तो फिक्स टाइम सामान्यतः हम कितना मानते हैं, जनरली 1 ईयर मानते हैं, ठीक है। एक इसमें जो ये प्रोडक्शन आता है दोस्तों, वो फाइनल गुड होती है, फाइनल गुड होती है, फाइनल गुड एंड सर्विसेज। इसका हम अंतर देखेंगे, तो फिर उसका मॉनेटरी वैल्यू देखेंगे। ये 3 चीजें थी, इनका हम एक बार कंसेप्ट समझेंगे। तो फाइनल गुड का क्या मतलब होता है, सपोज करो ये किसान था, इसने क्या किया, 1 किलो गेहूं पैदा किया, ठीक है, जिसकी कीमत थी 20 रुपये पर केजी, ठीक है। अभी किसान ने एक आटा कंपनी को ये आटा बेच दिया, और आटा कंपनी ने इस 1 किलो वीट से 1 किलो आटा बना लिया, ठीक है, 1 किलो आटा बना लिया। फिर यह आटे से ये ब्रेड कंपनी के पास गया, इसने क्या किया, ब्रेड कंपनी के पास इसने इसी 1 किलो आटे से 1 किलो ब्रेड बना लिया, ठीक है। अब ये 20 रुपए किलो तो था, तो ये इसने तो 20 रुपये प्रोडक्शन किया। अब ये समझ लो आटा 40 रुपए किलो था, और ये 1 किलो ब्रेड समझ लो 100 रुपये पर केजी था। मुझे बताओ इस पूरी घटना में देश में कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ चीजों का। तो आप में से कई भाई बंधु कहेंगे कि ये तो 20 रुपये, तो ये 40 से 100 रुपये, 160 रुपये का प्रोडक्शन हुआ। तो नहीं हुआ दोस्तों, कैसे नहीं हुआ, ये सब क्या इंटरमीडिएट गुड है। जब कोई वस्तु फाइनल यूज में आती है तो उसको कहते हैं फाइनल गुड, जब लास्ट में यूज आती है, फाइनल यूज में आती है, तो उसको फाइनल गुड कहते हैं। तो दोस्तों जो ये आटे में बिका 40 रुपए किलो, उसमें ये 20 रुपए किलो शामिल है नहीं, बताओ। 1 किलो आटा जब 40 रुपए किलो बिक रहा है, तो वो आटे में 20 रुपए किलो का गेहूं शामिल है। यही फिर आटे को उसमें ब्रेड में बेच दिया, तो इस ब्रेड में आटा गेहूं सब शामिल है, तो इनकी कोई मूल्य नहीं है। देश में केवल 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है। अगर आप ये बात समझ गए हो तो ताली बजाओ इस बात पर कि जो इंटरमीडिएट गुड होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं होती है, वो दोस्तों फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, उसका इस्तेमाल हो गया। मैं ये एक बार बताऊं, सपोज करो 4 टायर बने, ये टायर लगाए कार में, और कार है 10 लाख की, और ये टायर थे 40,000 के। तो मुझे बता दो कार की कीमत में टायर की कीमत शामिल है नहीं है। जब आप मैं कार खरीदने जा रहा हूं, तो टायर अलग से 75 दे रहा हूं। टायर की कीमत में क्या है, इस कार की कीमत में टायर की कीमत, सबकी स्टीयरिंग की कीमत, सीट बेल्ट, सबकी कीमतें शामिल है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। ये टायर फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये टायर उस कार की कीमत में शामिल है, जो प्रोडक्शन वो बेच रहा है ना, उसमें शामिल है। तो ये सब जितने भी इंटरमीडिएट गुड होते हैं ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि फाइनल गुड में इनकी सबकी कीमतें जोड़ ली जाती है। इसलिए हम जब जीडीपी की गणना करते हैं, तब हम क्या करते हैं, फाइनल गुड को शामिल करते हैं। इसलिए जिससे क्या हो, जिससे डुप्लीकेशन हो। अगर हम समझ करो
हम गिने देश में कि 4 टायर का प्रोडक्शन हुआ 40,000 का, एक कार का प्रोडक्शन हुआ 10 लाख का, टोटल देश में प्रोडक्शन 10,40,000 का हो, तो नहीं दोस्तों, डुप्लीकेट हो जाएगी। ये टायर 2 बार गिनने में आ रहे हैं, ये टायर 40,000 की, यहाँ ये टायर इस कार की कीमत में शामिल है। इसलिए डुप्लीकेसी को रोकने के लिए जीडीपी की गणना में क्या किया जाता है, उसको फाइनल गुड को शामिल किया जाता है। ठीक है बात यहाँ तक। तो जीडीपी की हम बात कर रहे थे, तो जीडीपी में हमने क्या किया, फिक्स टाइम के बारे में पढ़ लिया, फाइनल प्रोडक्शन पढ़ लिया। अब एक और कंसेप्ट आता है जीडीपी में, क्या होता है किसी भी देश में, ये देश है, ये इंडिया है, तो इस इंडिया की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ना, ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सब शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है, जितना भी प्रोडक्शन शामिल होता है वो किया जाता है। सपोज करो जैकलिन फर्नांडिस, सब जानते हैं जैकलिन को। ये जैकलिन कहाँ रहती है, मुंबई में रहती है। मुंबई में इसने कुछ काम किया, सर्विस में किया, तो क्या जीडीपी में शामिल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? देश की बाउंड्री इंपोर्टेंट है, यहाँ पर कौन दे रहा है इंपोर्टेंट नहीं है। तो दिल्ली में बैठ के कोई अंग्रेज काम कर रहा है, दिल्ली में कोई ब्रिटिश काम कर रहा है, तो क्या वो इंडिया की जीडीपी में शामिल होगा? क्या बिल्कुल शामिल होगा। तो मैं फिर दोबारा बता दूं, जीडीपी का कंसेप्ट ज्योग्राफिकली है। क्या है? ज्योग्राफिकल, मतलब उस देश की जो सीमा है ना, बॉर्डर, और उस देश का जो एरिया है, उसके अंदर अंदर कोई भी प्रोडक्शन हो तो उसको क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। सपोज करो यह इंडिया का है, या यूएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, ये कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली में, तो क्या ये जीडीपी में शामिल होगा? क्या ये यहाँ के पार्ट्स हैं, जीडीपी में शामिल होगा? क्या तो नहीं होगा। मैं फिर बार बार चिल्ला कह रहा हूं, जीडीपी का मतलब फुल फॉर्म होती है ग्रोस। डोमेस्टिक जो यहाँ शब्द आ रहा है ना, इस डोमेस्टिक का मतलब होता है डोमेस्टिक टेरिटरी, भारत की जो सीमा है जिसके मालिक हम है, उस टेरिटरी में जो प्रोडक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बता सकता जीडीपी का मतलब। दूसरा बात, इसका फाइनल वैल्यू का बात में बताया था हमने, इसकी मॉनेटरी वैल्यू ऐसे नहीं। देखो ये किसान है, फार्मर है, इसने तो किया 100 किलोग्राम क्या वीट प्रोडक्शन, दूसरा फार्मर दो ने किया 50 किलो कॉटन। अब ऐसा अगर हम ये माल की वैल्यू कंपेयर नहीं कर सकते कि 100 किलोग्राम 200, इसको पैसे में बदलो जब तुलना हो सकती है। 100 किलोग्राम से 20,000 तो 20,000 रुपये का वैल्यू की होगी। 50 किलो हो सकती है, कितने की भी हो सकती है, ये 3,000 की हो सकती है, ये 2,000 की होगी। तो फिर इसके पास जरा इनकम है, तो ऐसा नहीं, प्रोडक्शन नहीं 100 क्विंटल, ऐसा नहीं 50 कारें पैदा हो रही है इंडिया में, ऐसा नहीं। 50 कारों की वैल्यू क्या है, वो जो मॉनेटरी वैल्यू होती है ना, पैसे में बदल लेते हैं, उसको जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में ऐसा है ना, क्वांटिटी का ज्यादा गणना नहीं, तो जीडीपी एक अमाउंट के रूप में होती है। भाई 1 लाख करोड़ रुपए जीडीपी है इंडिया की, 2 लाख करोड़ रुपए जीडीपी है, 500 करोड़ रुपए जीडीपी है, तो इसे जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी की बात ही, जीडीपी तो पूरे देश की बात होती है। अब हो सकता है केवल राजस्थान स्टेट की बात करें तो दोस्तों उसको फिर जीएसडीपी कह देते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? जीडीपी तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जब हम राज्य के संबंध में बात करते हैं, जब हम कहेंगे कि राजस्थान में, तो राजस्थान की फिर क्या होती है, जीएसडीपी होती है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक। अरे केवल राज्य की, जिले की भी निकाल सकते हैं, गांव की भी निकाल सकते हैं, किसी की भी जीडीपी गणना की जा सकती है ना। जीडीपी तो क्या प्रोडक्शन है, अगर एक गांव में कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो गणना कर ले, तो विलेज के डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो सकता है, जिले की कर सकते हैं, ब्लॉक की कर सकते हैं, स्टेट की कर सकते हैं, कंट्री कर सकते हैं, दुनिया की कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट की भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया की भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया के सब देशों को मिला दो तो उसको ग्लोबल जीडीपी कह देंगे। ग्लोबल जीडीपी, पूरी दुनिया की जीडीपी कितनी है, मतलब पूरी दुनिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है डिस्ट्रिक्ट में, तो इसको क्या कह देंगे, इसको ग्रोस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कह देंगे। अगर विलेज की तुलना करो तो वीडीडीपी कह देंगे। उसमें क्या बात है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो है से जिस भी एरिया में जाओ उसको नाप लो। सामान्य जीडीपी और जीएसडीपी का प्रयोग होता है, बाकी ऐसी कोई कंसेप्ट अभी तक तो नहीं आया। आप लोग रिसर्च करो तब आएगा, तो देखेंगे। तो स्टेट के संबंध में इसको जीएसडीपी कह देते हैं। आगे बाद आपको जब राजस्थान की बात आएगी तो राजस्थान की जीएसडीपी इतनी है, इतनी बढ़ेगी, यही चीज बेटा शो करेगा। ठीक है, बात यहां तक जीडीपी की बात समझिए। तो जीडीपी की बात पे हमारा चार्ट कहां गया, हमारा चार्ट था जीएनपी का। तो जीडीपी से जीएनपी के बारे में हम जानेंगे, जीडीपी से जीएनपी कैसे पढ़े। तो मैंने बताया जीडीपी तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है। जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है। अब आप में दोनों में नाम समान समान सा लग रहा है क्या? क्या चीज का अंतर लग रहा है? क्या चीज का अंतर लग रहा है? केवल एक वर्ड का अंतर लग रहा है, यहां तो डोमेस्टिक है, यहां नेशनल है, ठीक है। बाकी ग्रोस प्रोडक्ट सब कुछ चीजें सेम है, सब वही होगा, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाएं सब कुछ वही होगा। तो ये डोमेस्टिक है, नेशनल है। तो डोमेस्टिक का मैंने क्या मतलब समझाया था, डोमेस्टिक का मतलब है इंडियन जो डोमेस्टिक टेरिटरी है ना, उसमें
डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है। मतलब भारत की ज्योग्राफी के भीतर भीतर प्रोडक्शन हो रहा था। नेशनल का मतलब होता है सिटीजन से, इसका मतलब इंडियन द्वारा, इंडियन का कोई भी सिटीजन, इंडिया का जो भी नागरिक है या इंडियन जो कहीं भी रह रहा है पूरी दुनिया में, वो उसके द्वारा प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है मैं बताता हूं। ये इंडिया था, ठीक है, ये श्रीलंका में, ये यूएसए में का सपोज करो, ठीक है। हमारी जीडीपी, ये सपोज करो इंडिया के भीतर प्रोडक्शन हो रहा था, पूरे देश में फैक्ट्री लगी थी, उसमें 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, तो ये तो क्या हो गया, 100 रुपए तो हमारी जीडीपी हो गया, ठीक है। लेकिन ये अमेरिका की कैलिफोर्निया में क्या हो रहा था, 20 रुपए है ना का इंडियन जो काम कर रहे थे ना, उन्होंने 20 रुपए का काम किया, तो जीएनपी कितना हो जाएगा बताओ, जीएनपी हो जाएगा 120 रुपए। क्यों, जीएनपी में होता है इंडियन सिटीजन द्वारा, जो भारतीय कहीं भी रहो, अमेरिका में, चाइना में, जापान में, जर्मनी में, कहीं भी रहो, वो जो प्रोडक्शन करेंगे वो जीएनपी में शामिल होता है। जीएनपी में डोमेस्टिक टेरिटरी की बात नहीं होती, ज्योग्राफी की बात नहीं होती, जीएनपी में जो नागरिक सिटीजन की बात होती है, इंडियन कहीं भी काम करे, ठीक है बात। तो लेकिन सर फिर इसमें एक और दिक्कत आ सकती है, ठीक है, ये 100 रुपए जीडीपी में आ रहा था, पर क्या क्या इंडियन ही यहाँ काम करते हैं कि यूएस में, हो सकता है ये श्रीलंका का ये जेनिलिया जैकलिन यहाँ इंडिया में काम करी थी, इसने यहाँ 20 रुपए प्रोडक्शन किया हो, तो तब फिर दोस्तों जीएनपी कितनी जाएगी, तब दोस्तों समझ करो ये यूएस के लिए 1 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। अगर ये श्रीलंका के यहाँ इंडिया में आके काम कर रही थी, 20 रुपए इसने प्रोडक्शन किया, तो जीएनपी कितनी हो जाएगी, जीएनपी 80 रुपए जाएगी। मतलब जीएनपी में जो विदेशों से आ रहा है ना, उसका बैलेंस करना पड़ेगा, समझो बात को। ये इंडिया था, यहाँ की जीडीपी 100 रुपए थी, इसका मतलब था कि हमारा क्या था सीन, हमारा सीन था कि भाई हमारे देश की जीडीपी 100 रुपए, मतलब इसकी बाउंड्री में 100 रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ यूएसए में क्या किया, 20 रुपए का प्रोडक्शन इंडिया ने किया, और क्या हुआ, यहाँ का इसने यहाँ किया। लेकिन कुछ श्रीलंका का आदमी हो सकता है, इसने इंडिया के भीतर क्या किया, 10 रुपए का प्रोडक्शन किया, तो ये 10 रुपए का प्रोडक्शन किया, तो जो जीएनपी का कंसेप्ट आता है ना, बेसिकली जब 10 रुपए का कंसेप्ट इसने प्रोडक्शन किया, तो ये जीएनपी में शामिल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फॉरेनर ने तो किया, इंडियन सिटीजन ने नहीं किया। तो दोस्तों जीडीपी का जो जीएनपी का फॉर्मूला होता है ना, वो जीडीपी करना करो, प्लस जो विदेशों से आई हो रही है ना, उसको बैलेंस करो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, कैसे, यहां इंडियन ने यहां 20 रुपए पैदा किया, लेकिन यहां क्या किया, जो श्रीलंकन ने वो 10 रुपए ले गया, तो नेट जो विदेशों से को शामिल करते नेट कितना हुआ, 10 रुपए हुआ, तो जीएनपी कितनी जाएगी, 110 हो जाएगी। फिर बात सुनो मेरी, अभी समझने में टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं। ये भारत की जीडीपी थी, भारत की बाउंड्री है, यहाँ पे 100 रुपए की जीडीपी प्रोडक्शन हुआ। जीडीपी में दोस्तों फॉरेन का कोई लेन देन नहीं है, ज्योग्राफी के भीतर यहाँ कोई भी काम करे, चाहे वो जैकलिन फर्नांडिस करे, चाहे वो बिल गेट्स आके काम करे, चाहे कोई भी चंदी काम करे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि कई इंडियन बाहर जाके पैसा कमाते हैं, तो ये इंडियन ने सपोज करो बाहर से पैसा कमा रहे हैं टोटल 500 रुपए, तो जीएनपी होती है, हो जाएगी 1500 रुपए। लेकिन केवल इंडियन थोड़ी कमा रहे हैं, इंडिया में कई फॉरेन पैसा कमा रहे हैं, तो 300 रुपए कमाए, तो 500 तो हमारे यहाँ आया, 300 गया, तो बैलेंस कैसा होगा, तो बैलेंस जो एनडीपी जो जीएनपी निकालने के लिए बेसिकली वो फॉर्मूला बन जाएगा क्या, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, बाहर से कितना टोटल फैक्टर इनकम आ रही है, बाहर से बैलेंस करने में कितने आ रही है। अब इसमें 3 सीन बन सकते हैं, जीडीपी और जीएनपी में 3 सीन बन सकते हैं। कैसे, जीडीपी जीएनपी से बड़ी हो सकती है, जीडीपी जीएनपी से छोटी हो सकती है, और बराबर भी हो सकती है, जीडीपी बराबर जीएनपी हो सकती है। कैसे कैसे हो सकती है, अब आप समझना बात गहराई को। सबसे पहले देखो जीडीपी बराबर क्या फॉर्मूला था, जीएनपी क्या था, जीडीपी देश में जो प्रोडक्शन हो प्लस फॉरेन से जितना भी इनकम हो रही है उसको बैलेंस कर लो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब सपोज करो कोई इकोनॉमी है, जैसे इंडिया है, ये बंद इकोनॉमी है, यूएसए, न तो कहाँ आदमी जाता न कहीं से आता। जब बाहर इंडिया कोई आदमी काम करने जा रहा है तो बाहर से पैसा नहीं भेजेगा, न बाहर से इंडिया में कोई काम करने आ रहा है तो यहाँ से पैसा भेजे। जब बाहर से कोई लेन देन नहीं हो रहा तो जीडीपी बराबर क्या होगा, जीएनपी हो जाएगा, हो जाएगा ना। जब बंद इकोनॉमी है, बाहर से कोई लेन देन नहीं हो रहा, ना बाहर काम करने जा रहा, ना बाहर से इंडिया में आ रहा, तब क्या होगा, तब ऐसी स्थिति में जीडीपी बराबर जीएनपी होगा। अब जीडीपी बड़ी कब होगी,
ये देश की जीडीपी 100 रुपये थी, ठीक है। अब जो है ना दोस्तों, ये फॉरेन है, सपोज करो फॉरेन से ओवरऑल पैसा कितना आ रहा है, 30 रुपये आ रहा है, लेकिन फॉरेन को पैसा जा रहा है 50 रुपये। अब मुझे बताओ ऐसी स्थिति में जीएनपी कितनी होगी। तो देखो 100 तो ये थे से 30 आए बाहर से 130, लेकिन गए कितने 50, तो जीएनपी कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। तो जब इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं जो पैसा पैसा जा रहा है, तो जब हमारे देश का इंपोर्ट ज्यादा होगा तब क्या होगा, तब जो जीडीपी है वो जीएनपी से बड़ी होगी। ऐसे जीएनपी जीडीपी से कब बड़ी होगी, एक कंसेप्ट लगाओ। ये 100 रुपये इनकम थी, ये यूएसए है, यहां से इंडियन काम के 50 रुपये जा, लेकिन इंडिया से केवल बाहर कितने गए 30 गए। तो देखो 100 तो ये आगे थे से 50 यहां से आगे, अब ये 30 गए तो 120 हो गया। ऐसी स्थिति में जीएनपी बड़ी होगी जीडीपी से। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, सीधा सा लॉजिक लगाओ यार, ये यूएसए से इंडिया से यूएसए, जब एक्सपोर्ट वो हमारा ज्यादा होगा तो पैसा कहाँ है, यहाँ से यहाँ ज्यादा आएगा, तो हमारे पैसे की मात्रा में बड़ी बढ़ोतरी होगी। लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं तब पैसा देते हैं। समझ गए बात है कि मैं अकेले समझ रहा हूँ, तीनों इसलिए समझ गए क्या, अरे एक लाइन में समझो। जीडीपी कंट्री में प्रोडक्शन, देश की जो ज्योग्राफी है, इसमें जो ज्योग्राफिकल एरिया जैसे पूरे इंडिया के बॉर्डर पे, ठीक है, एक इसके आसपास का कुछ एरिया होता है जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं दोस्तों पता होना चाहिए, समुद्र के थोड़ा सा पास 12 मील के नॉटिकल मील के आसपास की जो समुद्र होता है ना, उसका मालिक वो देश ही होता है जिसके पास बॉर्डर होती है। तो ज्योग्राफिकल एरिया जितना भी पूरे ज्योग्राफी है इंडिया, पाकिस्तान, राजस्थान, एमपी सब में प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके बॉर्डर के पास साथ जो समुद्र है, या 12 मील होता है शायद मेरे ओपिनियन में, तो इसमें प्रोडक्शन हो। चाहे ये जो एम्बेसी हो, जैसे सपोज करो भारत की एम्बेसी है ब्रिटेन में, तो वहां कोई प्रोडक्शन हो रहा हो तो जो दोस्तों ये एक एम्बेसी का कंसेप्ट समझ लो। एम्बेसी जिस देश की होती है ना, उस देश का मालिक वही होता है। जैसे इंडिया में कोई दिल्ली में यूएसए का दूतावास है, तो ये दोस्तों ये फॉरेन टेरिटरी मानी जाती है एक तरह से। इसका जो ओनर कौन है, यूएसए है। ये जो जेनेवा कन्वेंशन हुई थी उसमें एक स्पष्ट है कि भाई जो दूतावास होता है ना, वो एक अलग ही दुनिया होती है, वहां पर इंडियन पुलिस नहीं जा सकती है। अब दिल्ली में के दूतावास में दिल्ली पुलिस नहीं घुस सकती, क्यों, क्योंकि वो एक तरह से फॉरेन टेरिटरी मानी जाती है, उस देश का मालिक माना जाता है। ऐसे अगर इंडिया का दूतावास अमेरिका में है तो उसका ओनर दोस्तों इंडिया है, तो वहां कोई प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर कई बार जांच चलते रहते हैं, फ्लाइट चलती रहती है। सपोज वो फ्लाइट उड़ रही थी, एयर इंडिया उड़ रही है इंडिया से अमेरिका के बीच में उसने क्या किया, चाय भेज दी, तो वो किसके जीडीपी में कहाँ काउंटिंग होगी, तो दोस्तों वो जीडीपी में काउंटिंग होगी। क्यों, क्योंकि जो फ्लाइट उड़ रही है ना वो इंडिया का ही पार्ट मानी जाती है, भाई उसके मालिक हम ही है। चाहे जो समुद्र में जांच चलते रहते हैं, जो जांच होते हैं ना, वो जांच में कोई गतिविधि होती है तो वो मानते हैं जब तक वो चल रहे हैं तब तक वो इंडिया का ही पार्ट है। तो ये सब क्या हो गया, इंडिया में हो गया जोग्राफी में। जीएनपी दोस्तों होती है ना, वो इंडियन सिटीजन द्वारा, जो भारतीय नागरिक हैं वो प्रोडक्शन करे, चाहे कहीं भी करो, भारत में करे, चाहे चीन में करे, चाहे नेपाल में जाके करे, चाहे जापान में जाके करे, सिटीजन से मतलब है, ज्योग्राफी का कोई लेन देन नहीं है। अगर कोई इंडियन अमेरिका में प्रोडक्शन कर रहा है तभी वो जीएनपी का पार्ट है, वो यूरोप में कर रहा है तभी वो जीएनपी का पार्ट है। तो अगर यहाँ तक राम कहानी समझ गए हो, आप तीनों कंडीशन समझ गए हो, तो ये देखो डाक आराम से देखो, जीडीपी ये जीएनपी, जीडीपी में इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी में, और जो फॉरेन से इनकम आई को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ दें तो ये जीएनपी हो जाती है। अब ये इसके तीनों कंडीशन हो सकते हैं, फॉरेन से कोई लेन देन ना हो तो बराबर हो जाएगी, फॉरेन से ज्यादा पैसा आ रहा है और इंडिया से कम जा रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, जीएनपी ज्यादा होगी, उल्टा भी हो सकता है। तीनों कंडीशन ठीक है। तो हम जीडीपी से, अगर आपके पास डेटा है, जीडीपी है, आपके पास नेट फैक्टर इनकम है, तो आप जीएनपी निकाल सकते हो क्या, इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है बात, ये जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे हम पहुंच चुके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हम पूछेंगे दोस्तों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और फिर हम पहुंचेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये जीडीपी और एनडीपी में क्या अंतर है, जीडीपी वर्सेज एनडीपी। जीडीपी वर्सेज हम जीएनपी बात करी थी, अब जीडीपी वर्सेज क्या बात करेंगे, एनडीपी। तो ये तो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बताओ मोटा मोटी सेम है, कुछ अंतर है, क्या है शब्द का अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी। तो सिंपल, इट इज ग्रॉस और नेट। आप लोगों को सैलरी आती है, किसी के कोई जॉब करता होगा
तो सर मेरी ग्रोथ सैलरी 5 लाख है, लेकिन कुछ कट पीट के मुझे 4 लाख मिलता है, तो 4 लाख क्या कहलाती है? नेट सैलरी कहलाती है, और जो टोटल मिलता है वो 5 लाख सैलरी कहलाती है। ऐसे दोस्तों प्रोडक्शन में होता है। मैं एक 10 लाख की मशीन लाया, ठीक है, 10 लाख की मशीन थी, मैंने एक साल में इससे 5 लाख का प्रोडक्शन कर लिया, कोई कोई भी चीज़ पैदा करी, 5 लाख का प्रोडक्ट कर लिया, तो ये तो क्या कहलाएगी? मेरी जीडीपी कहलाएगी। लेकिन दोस्तों जो एनडीपी का कंसेप्ट होता है, बेसिकली ये मानता है कि ये जो 10 लाख की मशीन थी, इसने 5 लाख का वस्तु माल पैदा किया, लेकिन इस प्रक्रिया में, इस एक साल के अंदर में इस मशीन की कीमत में कमी आएगी नहीं आएगी, गिसावट आएगी। तो जो इस गिसावट आती है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। भाई जब प्रोडक्शन की प्रक्रिया में, अभी आप खेती कर रहे हो तो ट्रैक्टर की हर साल वैल्यू कम नहीं होती क्या? तो वो वैल्यू कम होती है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। हर साल ट्रैक्टर की वैल्यू कम होगी। हर साल मेरे पास कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री में मशीन लाया था, मैं जेसीबी लाया, तो हर साल जेसीबी की वैल्यू कम हो रही है। तो यह कंसेप्ट कहता है एनडीपी का कि भाई प्रोडक्शन की प्रक्रिया में जब प्रोडक्शन करते हैं तो जो वो मशीन होती है या मशीनरी होती है उसमें कुछ वैल्यू में डाउन आता है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसको एडजस्ट करो। सपोज करो इसने प्रोडक्शन तो 5 लाख का किया, लेकिन चूंकि इस मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए कम होगी, तो एक तरह से ये मानो कि 4 लाख का ही माल पैदा हुआ है। भाई 1 लाख तो क्या हो गया? वो मशीन की वैल्यू होगी, आपको 5 साल बाद वो मशीन लानी पड़ेगी, तो फिर वो क्या कहां से लाओगे? तो एक तरह से क्या मानोगे? 4 लाख का प्रोडक्शन हुआ है। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं नेट। नेट। तो ग्रोथ से नेट जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भाई पहले हम क्या, ग्रोथ डोमेस्टिक से नेशनल चल गए थे, अब ग्रोथ से नेट पे जाएंगे। तो ग्रोथ से नेट में सिंपल सा मतलब है, जब आप डेप्रिसिएशन को हटा देते हो, प्रोडक्शन की प्रक्रिया में वस्तुओं का, सेवाओं का या प्रॉपर्टी का, कोई भी चीज का जो वैल्यू कम होती है, उस वैल्यू कमी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है, और इसको हम माइनस करके एनडीपी पे पहुंच सकते हैं। ठीक है बात? तो ये हमारा चार्ट देख लो आप, जीडीपी से हम जीएनपी में पहुंच गए, फिर जीडीपी से एनडीपी जाने के लिए क्या किया हमने? तो जो ग्रोथ से नेट पे, हमेशा ये जानते हो ग्रोथ ज्यादा होता है, नेट कम होता है, तो माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस क्या करो? मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास क्या होता है? जब प्रोडक्शन की प्रक्रिया में जो उसकी कुछ मशीनरी की वैल्यू कम होती है उसको मूल्य ह्रास कहते हैं। ठीक है, अब तो आप समझदार हो गए। अब मुझे बता दो एनडीपी से एनएनपी पे कैसे जाएंगे? एक एनडीपी था, एक एनएनपी था, अब इस पर कैसे जाएंगे? तो इसकी फुल फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट। सब चीज सेम है, क्या अंतर है? डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, कैसे जाते थे बताओ? डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक का मतलब घर की बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, नेशनल मतलब जो सारे सिटीजन हो रहा। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से जितना भी लेन देन हो रहा है उसको जोड़ लेंगे। तो अब ये चार समझ के, क्या अगर चार समझ के तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। ये चार से सवाल पूछते हैं। अब जीडीपी से एनएनपी जाना, कैसे जाओगे? तो जीडीपी में से एनएनपी जाना है तो जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, एनडीपी पहुंच गए, एनडीपी से नेट फैक्टर इनकम जोड़ ली तो एनएनपी पहुंच गए। उल्टा भी हो जाएगा, सब तरह से कर लोगे बेटर। ये पूरा चार्ट खेल लोगे किससे? इससे सवाल पूछते हैं, घुमा घुमा के पूछते हैं। जीडीपी से एनएनपी जाना है, जीएनपी से एनएनपी जाना है, ऐसे भी कुछ भी जाना है, तो भेज दोगे क्या? नहीं भेज पाओगे? अरे जी ये बहुत नहीं है भी बताते चलो। ठीक है, अब इस सभी बता देते हैं एक साथ, चारों चारों निकाल दें, चिंता मत करो, निकाल देता है। ये देश था भारत, इसकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी थी उसमें 100 रुपए का माल प्रोड्यूस हुआ साल भर में। तो जीडीपी कितना हो गया दोस्तों? मुझे बताते चलना कितना हुआ। 100 रुपये हो गया, कोई दिक्कत? लेकिन एक श्रीलंकन यहाँ इंडिया में काम करता था, ठीक है, ये यहाँ काम करता था श्रीलंका का, इसने अपने घर पे साहब बेच दिया 20 रुपये, ठीक है। लेकिन एक इंडियन यहाँ अमेरिका में काम करता था कैलिफोर्निया में, इसने यहाँ पर पैसा भेज दिया 50 रुपये। अब मुझे बता दो जीएनपी कितना हुआ, बताओ क्या करेंगे? जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे तो नेट फैक्टर कितना हो? 50 तो आया, 20 गया, नेट कितना हो गया? 30 हो गया। तो जीएनपी कितना हो गया? 30, 130 हो गया। अब जीडीपी से हम क्या कहां पहुंचेंगे बताओ? एनडीपी पहुंचेंगे ना, ठीक है। तो ये 100 रुपए का कोई प्रोडक्शन हो रहा था, ये पूरी प्रोडक्शन की प्रक्रिया में, यहाँ 50 भी हुआ, 100 भी हुआ, 20 भी हुआ, सपोज करो 20 रुपए की मशीन किसकी, ठीक है। यही 100 रुपए के प्रोडक्शन में 20 रुपए की मशीन किसकी? तो जीडीपी तो 100 थी, लेकिन मशीन किसकी कितनी? 20 की। उसको हटाओ तो नेट आएगा,
अगर ग्रोथ ऑफ नेट तो एनडीपी कितना हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम कहाँ पहुंचेंगे, हम एनएनपी पहुंचेंगे। ठीक है, यही तो पहुंचना था। तो एनएनपी कैसे पूछते हैं, एनडीपी से। एनडीपी कितनी 80, इसमें क्या जोड़ना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अपलोड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अपलोड कितना था बताओ, एनएफआई कितना है इस कंडीशन में, एनएफआई 30 है, वही 30 ही तो है, प्लस में है, नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, 30 जोड़ो, जोड़ते कितना होगा 130, 10 हो गया, चारों निकाल दिया, एक ही उससे एक ही फॉर्मूले से चारों निकाल दिया क्या, निकाल लोगे ऐसा वैल्यू, निकाल लोगे तो फिर जल्दी मिलेंगे। अभी ये हमारा पार्ट ए है, इसके बाद थोड़ा सा आपको जगह नहीं बचा, मेन पार्ट खत्म हो चुका है यहाँ पर। अगर आप इसको समझ गए होंगे चारों वैल्यू निकालना, तो आपके लिए इस चैप्टर 2 ये खत्म टाइप ही मानो। तो दोस्तों अभी के लिए थैंक यू, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।